आज मैं आप लोग को बताऊंगा LCM एंड SCF। LCM और SCF क्या होता है। अब दोस्तों, अगर जो हम LCM की बात करें तो LCM को हम लोग जानते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर जो इसे हिंदी में कहते हैं लासा, लघुत्तम समाप्त वर्तक। SCF को कहते हैं इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं मासा। अब इसे हम बारी बारी से सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। जैसे दोस्तों, अगर जो हम SCF की बात करें तो मैं पहले आप लोग को बता दूं, HCF निकालने की दो विधि है। पहली विधि जो है वो गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि जो है वो भाग विधि है। अब गुणनखंड विधि को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। तो हम बारी बारी से समझेंगे कि SCF कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया 15, तो इसका हम ऐसे फैक्टर करते हैं। अब मैं कहूँ एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि 15 और 20 का क्या बताना है आपको, SCF बताना है। तो 15 और 20 का SCF कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए हमें पहले 15 का फैक्टर करना होगा। तो हमें पता है कि 3 15 की टेबल में आता है, यानी 3 पचे 15 और 5 एक्यम 5। उसके बाद दोस्तों हमें 20 का भी ऐसे कर लेना है। ये 5 की टेबल में आता है, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 एक्यम 2। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐसे लिख लेना है। इसको लिखने के बाद हमें फिर इसको भी लिख लेना है। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, जो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो यानी कि हमारा जो SCF होगा SCF कितना होगा, 5। यानी हम मासा कितना कह सकते हैं कि हमारा जो मासा होगा वो कितना होगा, 5 होगा। भाग विधि में क्या होता है कि हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे कि मान लो हम छोटी संख्या से 15 से 20 में भाग दिए, कितनी बार गया, एक बार गया। सिंपल घटाए 5 आ गया। फिर इसी को दोबारा लिखते हैं, 5 3 15। तो देखो यहाँ पर भी जो SCF आया वो कितना आया, 5 आया। यानी चाहे हम डिवीजन मेथड से निकालें या गुणनखंड विधि से निकालें, दोनों विधियों से जो है SCF यानी कि मासा समान आएगा। तो हमें कैसे निकालना है उसको सबसे पहले सीखना होगा। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भ्रम में रहते हैं। तो भ्रम में नहीं रहना है, इसका मतलब समझना है कि जो HCF होता है, अगर जो कहीं प्रश्न में पूछा है सबसे छोटी संख्या, अगर जो छोटी संख्या की बात करेगा तो LCM निकालेंगे।
अगर जो बड़ी संख्या की बात कहेगा तो HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दो संख्याएं होती हैं उन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या कॉमन है, यानी कि कौन सी दो संख्याएं जो आपस में मिलती हैं। जैसे ही फैक्टर में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, 5 ही वो बड़ी संख्या है जो दोनों में है। अब अगर जो मैं कहूँ इन्हीं का LCM निकाल लो, तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM को भी निकालने की जो है गुणनखंड विधि है और भाग विधि है। तो इसी का अगर जो हम LCM निकालें तो LCM और HCF दोनों ही जो है दोनों ही गुणनखंड और भाग विधि से निकल सकते हैं। अब इनको आप लोग देखिए, अब इसी का मैं कहूँ अगर जो कि भाई HCF बताओ तो 5 बता दिया, LCM बताओ तो LCM में क्या होगा, LCM में वो बड़ी संख्या भी, पहली बात तो देखो जो कॉमन था उसको तो लेंगे ही लेंगे, जो नहीं कॉमन है उसे भी ले लेंगे। जैसे कि 3 नहीं है, 2 बार 2 है, ये भी नहीं है, इनका गुणा कर लेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, तो 15 और 20 का LCM कितना आ गया, 60। तो इस प्रकार से अगर जो हमें LCM ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि से ही हम कर सकते हैं, HCF निकालना है तो भी हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जब LCM निकालेंगे तो वो बड़ी संख्या खोजेंगे जो दोनों फैक्टर में हो। जैसे इसका फैक्टर किए, इसका फैक्टर किए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। लेकिन जब LCM में देखेंगे तो जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसे भी लिख लेते हैं। अब इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं। अब भाग विधि से ऐसे हमें क्या करना होगा, ये भाग विधि है दोस्तों, ऐसे 15 और 20 को लिख लिया, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौके 20, 3 तो स्वयं से कटेगा, 4 4 4। LCM दोस्तों क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी कि 5 चौका 20 होती है 60। तो दोस्तों ये तो गुणनखंड विधि हो गई और ये भाग विधि हो गई। तो गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे LCM तो भी 60 आएगा, और भाग विधि से निकालेंगे तब भी 60 आएगा। अब इसमें कुछ लोग समझते नहीं कि ये हम कैसे करते हैं। तो जैसे बड़ी संख्या है तो हम इसमें भाग देते हैं। जैसे 5 का 15 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 5 3 15, यहाँ पे 3 लिख दिया। 5 का 20 में भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 4 लिख दिया। 3 का 3 में दिया तो 1 आ गया, बाकी 4 को ऐसे ही उतार लिया। फिर 4 से किया, 1 तो उतर जाएगा ही, 4 को 4 में भाग दिया, 1 आ गया। हमें क्या ध्यान देना है कि 1 आ जाए। इसी प्रकार से जो है ये तो हमारा साधारण LCM हो गया और साधारण HCF हो गया। अब मैं कुछ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जो कक्षा 10 में है, कक्षा 10 में एल्गोरिथम का थ्योरम है, तो वो कैसे होता है उसको बताना चाहूँगा कि उससे कैसे LCM और HCF निकालते हैं, अभी बता रहे हैं उसको। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, एल्गोरिथम का थ्योरम लगा के हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। तो एल्गोरिथम का प्रमेय इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब अभी मैंने बताया दोस्तों, मासा, महत्तम समाप्त वर्तक किसे कहते हैं। तो अब दोस्तों समझते हैं कि इस एल्गोरिथम का प्रमेय क्या है और कैसे ही हम जो है किसी भी संख्या का जो है HCF निकालते हैं। तो ये क्लास 10th में है। क्लास 10th में
ये है एल्गोरिथम का थ्योरम। तो इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 और यहाँ पर लिख दिया 216। अब हमें क्या करना है, HCF बताइए। ऐसे ही प्रश्न आएगा दोस्तों। जैसे मान लो दे दिया, अब बोलेगा कि HCF बताइए और किसका प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए। तो ये यूक्लिड का जो एल्गोरिथम का थ्योरम है, इसका प्रयोग करके हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग विधि से HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इतना काम तो आप लोग रफ में करोगे, तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। बाकी इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कैसे करना है, जैसे देखो 16 क्या है, छोटा है, और ये 216 बड़ा है। तो हम इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में इसे भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसके बाद घटा देंगे, 11 में से 6 गया 5। इसके बाद 6 को उतार लेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब भाग जाएगा 16 3 48, 3 बार गया तो 48। घटा दिया 2 और 1। तो दोस्तों अभी ये भाग नहीं गया, फिर मैं इसी स्टेप को दोहरा दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 16। यानी एक बार गया, आ गया 4। फिर इसी स्टेप को दोहराओ, कितनी बार गया, जब हम इसी को दोहराएंगे तो 4 3 12। यानी मुझे पुरानी ही अवधारणाओं के साथ जो है LCM और HCF निकालने हैं। बस थोड़ा सा इसमें इसी को समीकरण के रूप में लिख देना है। अब समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, जिसमें भाग दिया, जैसे 216 में भाग दिया, 216 को यहाँ रखेंगे और 16 गुणे 13 भाजक और भागफल। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो होता है हमारा भाग फल होता है, और ये जो नीचे वाला होता है हमारा शेष फल होता है, और ये हमारा भाजक होता है, और ये हमारा भाज्य होता है। तो भैया हम सूत्र हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ये हमारा सूत्र होता है यूक्लिड का। तो एल्गोरिथम का जो प्रमेय है इसी पर आधारित है। हमें क्या करना है, फिर रिमाइंडर को क्या करना है, शेषफल को जोड़ देना है। शेषफल हमारा कितना आया था, 12। फिर यहाँ क्या होगा, r हमारा r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। फिर इसी प्रक्रिया को दोहराना है। फिर हमें यहाँ लिखना है क्या, यहाँ पे हमें लिखना है 16। 16 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 1 धन 4। यहाँ भी r 0 नहीं होगा। फिर यही प्रक्रिया एक बार दोहराना है। यही समीकरण मैं कॉपी कर रहा हूँ। 4 गुणा 3 बराबर 12, यानी 12 बराबर 4 गुणा 3 धन 0। यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हो गया वो 0 प्राप्त हो गया। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, HCF 16, 216 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग ऐसे ही HCF निकालते हैं। अब इसमें भूमिका क्या है
कि ये चीज़ें तो हम पिछली क्लास में पढ़े रहते हैं, इसी चीज़ को मॉडिफाई कर दिया गया है यहाँ पर, जो लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे में हमें करना कुछ नहीं है, जिससे भाग देते हैं, ये हमारा भाजक हो गया, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। यहाँ पर देखिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल देखो कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। फिर इसी स्टेप को रिपीट किया, 12 गुणे 1 धन 4। फिर इसी स्टेप को रिपीट किया, 4 गुणा 3 और रिमाइंडर 0। तो ऐसे ही दोस्तों निकालते हैं, जो कि बेहद आसान है। अब एक उदाहरण लेके मैं और आप लोगों को समझाऊंगा। एक प्रश्न और लेता हूँ। अच्छा, यूक्लिड के जो है एल्गोरिथम थ्योरम से हमें क्या करना है, 15 और 225 में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने का सिंपल तरीका मैंने क्या बताया आपको, 2 स्टेप्स में। बाएं साइड में आप ऐसे रफली कर लीजिए। तो 15 हमारा छोटी संख्या है और ये हमारा बड़ी संख्या है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। भाग दे दिया, 15 के 15, 15 7 22, 15 पचे 75। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा भाग चला गया। यानी यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट लिखना है 15 इतना। उसके बाद में समीकरण बना देना है, 15 गुणे 15 प्लस 0 यानी कि रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ हमारा होगा 15। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे ही हम दोस्तों निकालते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ। ये विधि आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर का प्रयास कर रहे हैं। कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एल्गोरिथम का थ्योरम नहीं लगाना है। अगर जो हमें क्वेश्चन में कहा है कि आप यूक्लिड का एल्गोरिथम का थ्योरम लगाएं, तब एलसीएम और एचसीएफ निकालें, तभी आप लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। अगर जो दिया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया है कि 6 12 6 72 और 120 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें स्टेप्स क्या क्या अपनाने हैं। स्टेप्स हमें यही अपनाने हैं कि जब अभाज्य गुणनखंड विधि कहेगा तो सिंपल से हमें फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। तो बारी बारी से सभी का कर लेंगे। जैसे मान लो 6 है तो 6 का होगा 2 गुणा 3। 72 है तो 72 का हमें अगर तो दोस्तों गुणनखंड नहीं पता है तो अभी मैंने कहा कि रफली आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। ये 2 से कटेगा, 2 से अगर जो हम 72 में भाग देंगे तो आएगा 36, फिर 2 से 36 में भाग देंगे तो आएगा 16, 18 दूरी 36, 18 आएगा। और 2 से फिर भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। ये प्रक्रिया हम लोग को दोस्तों आनी चाहिए। अगर जो ये फैक्टर नहीं करने आता है तो आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम देखना चाहिए। अब जिन दोस्तों को विभाज्यता का नियम नहीं पता है वो इससे पहले की एक वीडियो है, उसमें जाके विभाज्यता का नियम देखें। अब देखिए दोस्तों, हमें 2 से इसमें भाग देंगे तो भागफल हमारा जो है जो आएगा वो ये आएगा, उसको लिख लिया। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो ऐसे ही हमारा आता चला जाता है। और हमें देखना ये है कि ये फैक्टर जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक इसका फैक्टर करते रहना है। अब इसको देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा
2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 120 का हमें दोस्तों ऐसे कर लेना है। 120, 2 छक्का 12, 60, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग करेंगे 30 में 15, 5 तिया 15, 3 एक्के 3। देखो दोस्तों ये भी आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब अगर जो हम HCF करें तो HCF 6,72,120 बराबर। देखो दोस्तों तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 यानी 6। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर जो LCM की बात करें, LCM में दोस्तों अभी जो कॉमन था उसे तो मैंने लिख लिया, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो देखो दोस्तों 2 और 3 तो दोनों में कॉमन है, बाकी जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेंगे। यानी ये 4 बार 2 है, इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, तो 4 बार 2 हो गया। और फिर 3 गुणा 5। अब इन सब का अगर जो हम गुणा कराएंगे तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 360। कैसे, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10, 30, 30 में 48 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें यही देखना है कि जो 2 बार होगा, यहाँ पे 2 ज़्यादा हो गया, जो जैसे इसमें भी 2 कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, तो जो कॉमन है उसे भी लिखना है, जो नहीं कॉमन है उसे भी लिखना है। तो देखो 2 तीनों में कॉमन था, इसको लिख लिया, 3 तीनों में कॉमन था, इसको लिख दिया। यहाँ पे 2 देखो इसमें कॉमन है, इसको भी लिख लेंगे, जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो LCM का यही रूल है कि जो कॉमन है उसे भी लिखो, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखो। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि का रूल है। तो कितना है देखिए दोस्तों, 1 2 ये भी कॉमन मिल गया, यहाँ से 2 ये भी, और ये 2 ये भी मिल गया, ये 5 3 ये भी, ये 3 पहले ही था, इसका गुणा करा लिए, यही हमारा हो गया। अब एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है -5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जैसे दिया है कि 5√3 को क्या बताना है, अपरिमेय बताना है, अपरिमेय बताना है, अपरिमेय संख्या है। तो 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो इसको हमें लगाने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम मान लेंगे। हमें अगर जो किसी चीज़ को सिद्ध कराना है तो हम मानते हैं, तो हम मान लेंगे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों पहले हमें परिमेय मानना पड़ेगा, फिर हम इसके कथन को सिद्ध करेंगे। परिमेय संख्या है। अब दोस्तों अगर जो परिमेय संख्या है तो आप सब जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में। तो मैं मान लूँ कि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा गया, a/b के रूप में, यानी जिसे भी भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या हो। अब इसी में क्या करना है, इसी को थोड़ा सा हमें बदल देना है, यानी इसको ऐसे कर लीजिए, यानी इसको पश्चांतर कर देंगे। तो पश्चांतर करने के बाद ये हमें मिला। अब मान लेते हैं यदि जो हमारा a और b है, a और b अगर जो पूर्णांक है तो 5a/b हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी। तब जब a और b क्या हो, पूर्णांक हो। तो इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि √3 भी हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों, यदि a और b का मान कोई नंबर आता है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ये दिया गया कथन है, वो गलत है। इस प्रकार यह कथन गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि a और b एक पूर्णांक है। लेकिन ये जो हमारे बराबर है वो किसके है? √3। √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन अब गलत मानी जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि √3, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो जब √3 अपरिमेय संख्या है तो 5 - √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार दोबारा बता देते हैं दोस्तों, हमें इसे सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है, हम इसे परिमेय मान लेते हैं। फिर हम इसे भिन्न के रूप में a/b या p/q किसी के रूप में मान लेते हैं। फिर से हमें पश्चांतर कर लेना है। फिर हमें मानना है कि यदि ये पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या होंगी। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके बराबर है। अब √3 परिमेय संख्या होगी, यहाँ तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये कथन क्या माना जाएगा? गलत। क्यों गलत माना जाए? क्योंकि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसका कोई पूर्णांक ही नहीं होगा। तो हम यहाँ से इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो गलत है, विरोधाभास है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि √3 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो सारे नतीजों को देखते हुए हम कहेंगे कि ये कथन जो है गलत है। तो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।